नमस्कार किसान भाइयों। कृषक जगत किसान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वेबिनार का विषय है पोषक प्रबंधन द्वारा सोयाबीन की उपज बढ़ाएं। ये टॉपिक थोड़ा अलग है और ये हम जो रेगुलर किसान सत्र करते आ रहे हैं उसमें थोड़ा एक अलग टॉपिक हमने आज चुना है और ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा रिलेटेड है। कई सालों से सभी किसान भाई और सभी जो वैज्ञानिक है बात कर रहे हैं कि हम सोयाबीन की उपज कैसे बढ़ा सकते हैं। और कई सारी दिक्कतें आई, फिर हमने सबसे पहले वैज्ञानिकों ने बोला कि सीड ट्रीटमेंट से चालू करना चाहिए और सीड ट्रीटमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, तो उससे उपज में बढ़ोतरी होगी। तो सभी किसानों ने सीड ट्रीटमेंट को अच्छे से अपनाया पिछले 10-20 सालों में और यील्ड में इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर नेक्स्ट बात आई कि हम और उपज कैसे बढ़ा सकते हैं, तो एक नई लहर आई कि हमें फर्टिलाइजर अच्छा यूज करना चाहिए। और फर्टिलाइजर जब अच्छा यूज करना चालू किया तो और थोड़ी यील्ड बढ़ी, बट इतनी नहीं हो पाई कि हम ग्लोबल लेवल पे पहुंच जाएं। फिर आई कि हम बैलेंस फर्टिलाइजेशन यूज करना चाहिए, सिर्फ यूरिया ही नहीं डालें, डीएपी डालें, दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं तो उनका प्रयोग करें। तो फिर जब हम बात आई तो एक लेवल तक तो हमारी यील्ड पहुंच गई, बट देखते ही देखते जलवायु परिवर्तन ऐसा हो गया कि हम उस एक यील्ड की लिमिट को हम पार नहीं कर पा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन में अगर हम बात करें तो आज का जैसे आप मौसम देखते हैं, जब गर्मी पड़ती है तो लंबे समय तक गर्मी पड़ती है, बारिश नहीं आती खरीफ में। और जब बारिश होती है तो लंबे समय तक बारिश पड़ती है जिसमें कि धूप नहीं पड़ती, जो कि फोटोसिंथेसिस को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन है इसके लिए फिर कई सारे वैज्ञानिकों ने तकनीक खोजने की कोशिश करी कि हम क्या कर सकते हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन से हम फसलों को बचा सकें। तो इसमें कुछ तो हो गए कि हम बायोलॉजिकल तरीके से कुछ कर सकते हैं, कुछ हो गया कि हम प्लांट ब्रीडिंग की तरफ से कर सकते हैं। बट क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि जो हम फसलों पर डालें, जैसे हम कीटनाशक डालते हैं या जैसे हम फर्टिलाइजर डाल सकते हैं जो कि हमारी फसल को खराब होने से बचाए और आखिरी में हमारे को यील्ड की भरपाई पूरी दे। तो इसी संबंध में आज हमारे साथ यूपीएल एसएएस से जुड़े हैं गौरव शर्मा जी, जो कि पोर्टफोलियो लीड हैं बायो सॉल्यूशंस के लिए। गौरव जी नमस्कार। और हमारे साथ जुड़े हैं विशाल नमस्कार शर्मा जी। जी, जो कि क्रॉप मैनेजर हैं तिलहन और कपास फसलों के लिए। तो हम आज सिर्फ केवल सोयाबीन की बात नहीं, हम दूसरी फसलों पे भी बात कर सकते हैं। और हम पोषण प्रबंधन, सारी कुछ बातें कर सकते हैं जो भी एक फसल चक्र में हमें देखने को मिलती है। दोनों ही हमारे साथ जो आज विशेषज्ञ हैं उनने कई सारी फसलों पे काम किया है और कई सारे प्रोडक्ट्स पे काम किया है, फर्टिलाइजर पे काम किया है, तो हर चीज पे हम थोड़ी थोड़ी बात कर सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन करेंगे हम इसके बाद जिसमें कि कई सारी आपको तकनीकी चीजें दिखाई जाएंगी। उस प्रेजेंटेशन के बाद हम प्रश्न उत्तरी करेंगे जिसमें किसान अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी उनको दिक्कतें आ रही है अभी चलती फसलों में वो पूछ सकते हैं। इन सब चीजों के अंत होने के बाद हम एक किसान प्रतियोगिता करेंगे जिसमें हम सत्र से जुड़े हुए दो प्रश्न लेंगे और जूम के माध्यम से ही लेंगे। किसानों को उसमें रेज हैंड करके आंसर करना होगा, जो सबसे पहले रेज हैंड करेगा उसको आंसर करने का मौका सबसे पहले मिलेगा। जब रेस हैंड करेंगे, अगर जो सही उत्तर देता है फिर उसके लिए पुरस्कार रहेंगे। तो हम सबसे पहले तकनीकी सेशन की ओर चलते हैं और विशाल जी सबसे पहले हमें एक इंट्रोडक्शन देंगे और हम फिर आगे बढ़ेंगे गौरव शर्मा जी की तरफ। विशाल जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद निमिष जी एंड धन्यवाद फॉर सेटिंग द कॉन्टेस्ट एंड गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी कि आपके जो फार्मर हैं, कृषक जगत के जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, उनके रूबरू होने का आपने मौका दिया, हम लोगों को बात करने का, अपनी बात रखने का अवसर आपने दिया, ताकि हम जो जानकारी है वो जो इस देश के जो अन्नदाता है उनकी जो अधिक उत्पादन लेने की जो सबकी इच्छा शक्ति रहती है, हम उनकी कैसे मदद कर पाए। और यूपीएल एसएएस हम कमिटेड है, उसके लिए वचनबद्ध है कि जो भी हमारे देश के कृषक हैं उनको आगे लाने के लिए हम लोग अपनी ओर से निरंतर भरसक प्रयास करते रहते हैं कि जो नई नई तकनीक है, नए नए उत्पाद हैं, जो फार्मर की आज की डेट में जरूरत है, भाई चाहे वो जलवायु परिवर्तन की वजह से हो, कीड़े की दवाई हो, बीमारी की दवाई हो, वो जो दुनिया के बेहतरीन आज की डेट में उपलब्ध है, जो भी समाधान, वो हम लोग मुहैया कराने की पूरा भरसक प्रयास करते हैं। और उसी दिशा में ये एक छोटा सा प्रयास हम लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को अवसर दिया। मैं, जैसे कि आपने इंट्रोड्यूस कराया, विशाल शर्मा, और मैं इस कंपनी में एज ए फसल प्रबंधक काम करता हूँ। और जितनी भी आपकी दलहनी और तेल वर्गीय फसलें हैं
उसके साथ साथ कपास वाली फसल है, उसके लिए जो भारतवर्ष में जिन जिन भी प्रदेशों में जगहों पे ये उगाई जाती है, उनके वहां पर जाकर के मैं किसानों की कैसे अधिक आय वो ले सकते हैं, कैसे वो रोग से और जो कीड़े बीमारियां उनसे वो निदान पा सकते हैं, और कैसे उचित जो पोषण है, जो उर्वरक है, वो कैसे उनको बैलेंस दे सकते हैं, उसके लिए मैं जानकारी मुहैया कराता हूँ। मेरे साथ मेरे कलीग हैं गौरव जी। सो गौरव, over to you for your introduction. नमस्कार किसान साथियों। मेरा नाम गौरव शर्मा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है तिलहन और दलहनी फसलों की संगोष्ठी में। हम पोषण पे बात करेंगे, जैविक तनाव सबके बारे में बात करेंगे, और इस नई समस्या जो जैविक तनाव की नई समस्या है उससे उसका समाधान किसानों के हाथ में है, और नई साइंस की, नई विज्ञान की तकनीक हम किसानों के हाथ में देंगे जिससे वो जैविक तनाव से छुटकारा पा सकते हैं। विशाल जी, आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे अभी? हाँ हाँ, मैं तो किसान भाइयों, स्वागत है इस कृषि गोष्ठी में, जो हम लोग अभी दलहनी फसलों के लिए और तिलहनी फसलों के लिए, स्पेशली सोयाबीन के लिए जो चर्चा के लिए। निमेश जी, मेरी स्लाइड विजिबल है? विजिबल है विशाल जी। विजिबल, थैंक यू, धन्यवाद। तो हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे और हम चर्चा करेंगे कि जितनी भी दलहनी फसलें, जैसे कि आप इसके विषय से ही जान सकते हैं, न्यूट्रिशन, एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट इन पल्सेज एंड ऑयल सीड। सो हम बात करेंगे उनके पोषण की, और जितने भी अजैविक तनाव होते हैं उनके लिए कैसे प्रबंधन किया जाए दलहनी और तिलहनी फसलों में, क्योंकि ये खरीफ का सीजन है और बुआई लगभग लगभग सभी जगहों पर हो चुकी है। और अभी आप देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर शुरुआत में कहीं बारिश लेट आई, कहीं पर ज्यादा बारिश होगी, कहीं पर कम बारिश होगी। कहीं पर क्या हुआ कि ये पहली बारिश होने के बाद में काफी लंबे अंतराल तक बारिश नहीं होती, और एकदम से तापक्रम में आपकी वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे की बढ़वार के ऊपर, उसकी जो पौधे की जो आपकी वीगर होती है, जो ग्रोथ होती है, उसके ऊपर उसके विपरीत प्रभाव पड़ता है, और पौधा जो उसकी वृद्धि होनी चाहिए उस तरीके से फल फूल नहीं पाता, और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। अल्टीमेटली आपकी जो फसल का उत्पादन है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। सो उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, बेसिक जानकारी। आप सब लोगों को जानकारी है जहां तक है, आप क्योंकि बहुत लंबे समय से खेती कर रहे हैं, बट जितना आप लोगों को उसके कुछ तकनीकी पहलू से हम रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। सो बायोटिक स्ट्रेस फैक्टर क्या होते हैं? बायोटिक स्ट्रेस फैक्टर जो जैविक तनाव जिनको बोलते हैं, जैसे कि कीड़े हैं, या आपकी बीमारी है, या खरपतवार है, जो कहीं ना कहीं एक परोक्ष रूप से आपको एकदम सामने से दिखाई देता है कि मेरी फसल के अंदर कीड़ा लगा है, वो पत्ते काट रहा है, या तने को काट दे रहा है, तने के अंदर छेद कर दे रहा है, या आपके अंदर बीमारी पे, पौधे के अंदर बीमारी आ रखी है, पत्ते के ऊपर गलन पैदा हो रखी है, वो अच्छे से कहीं ना कहीं जड़ के ऊपर काली जड़ें होकर के सूखना स्टार्ट हो गया, ये खरपतवार हो गए, जो कहीं ना कहीं प्रोक्ष रूप से फसल को हानि पहुंचाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं, जो जैविक जो कारक होते हैं। एक होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, जो हम लोगों को परोक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, एकदम से सामान्य रूप से सामने से दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे कि इस बार आप हम सब लोगों ने अनुभव किया कि बारिश लेट आई और तापक्रम में अचानक से बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी। उस वृद्धि के कारण जो फसल थी, जिन लोगों ने मक्का लगाई थी और फसलें लगा रखी थी मई जून के महीने में, या वो फसलों के ऊपर काफी कुप्रभाव पड़ा, और उनकी वृद्धि रुकी, पीलापन आ गया, वो सब। या फिर बारिश आ गई तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, या एक बारिश से दूसरी बारिश के बीच में अंतराल बहुत बड़ा हो जाता है, या टेम्परेचर एकदम से आपका बहुत ज्यादा कम हो जाता है। सो ये सब चीजें क्या होती है? एबायोटिक स्ट्रेस फैक्टर होते हैं, और एबायोटिक स्ट्रेस फैक्टर की वजह से पौधे के ऊपर
वो उसकी वृद्धि के ऊपर, अल्टीमेटली उसके उत्पादन के ऊपर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर इस चीज का अनदेखा किया जाए तो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से किसानों को उनके उत्पादन के अंदर, उनकी जो फार्म इनकम है उसके अंदर काफी बड़े लॉस होते हैं। ये प्राय रूप से पाया गया है और अलग अलग विश्वविद्यालयों में, पूरी न कि ओनली भारत के अलावा विश्व के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में इसके ऊपर शोध किया गया है। और शोध के ऊपर ये चीज निकल के आई है कि कहीं ना कहीं जो हम लोगों को परोक्ष रूप से दिखाई नहीं देते एवॉइडेड स्ट्रेस फैक्टर हैं, उनकी वजह से भी हमारी जो फसल का उत्पादन है वो और पौधे की वृद्धि है वो प्रभावित होती है। देन तीसरा जो मुख्य है वो है आपका पोषण। सुपोषण क्या होता है? किसी भी पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए लगभग 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। सामान्यतः 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है और 17 में से 3 जो होते हैं वो पौधे को वायुमंडल से मिल जाते हैं, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। बाकी जो 14 पोषक तत्व होते हैं वो आप पौधे को अलग अलग मात्रा में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय पे उसकी जरूरत होती है अपना जीवन काल पूरा करने के लिए। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें हम लोग नमक डालते हैं, बहुत कम मात्रा में डालते हैं, लेकिन अगर नमक नहीं डालेंगे तो आपकी सब्जी में स्वाद नहीं आएगा। लेकिन वो एक लवण है, उसको वो एक पोषण है, उसके बिना वैसे ही पौधे को, या आप हल्दी डालते हैं, अलग अलग चीज की अलग अलग मात्रा होती है, लेकिन पानी आपको अधिक मात्रा में डालना होता है। वैसे ही जो 14 जो मिनरल है, 14 जो पोषक तत्व हैं, उनकी अलग अलग मात्रा में आवश्यकता पड़ती है पौधे को एक उचित वृद्धि, उचित उत्पादन के लिए, अपना जीवन काल पूरा करने के लिए। वो हो सकता है किसी पोषक तत्व की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में हो और किसी पोषक तत्व की मात्रा थोड़ी सी अधिक मात्रा में आवश्यकता हो, लेकिन ये 14 पोषक तत्व अगर उसको पूर्ण रूप से नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं पौधे की जो वृद्धि है, उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो उत्पादन है, उसका जो फूल फल देने का जो क्षमता है, या जो दाने की जो उसकी जो पकने की क्षमता है, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। ये 3 मुख्य कारक है जो कहीं ना कहीं आपकी फसल को, आपके उत्पादन को प्रभावित करते हैं। हम बात करते हैं जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन की, इन बेसिक ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, बेसिस के ऊपर, जब अलग अलग जगहों की मिट्टियों का परीक्षण किया गया, वातावरण का, और जहां पर जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के फसल चक्र अपनाए जा रहे हैं, उनके बेसिस पे कुछ जोन स्पेसिफिक आपकी फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन दी गई है उनको इस्तेमाल करने की। जैसे कि सेंट्रल इंडिया, जो आपका सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश है, ये इस एरिया में यहाँ पे फर्टिलाइजर का जो डोज एप्लीकेशन है, ये प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। सो हो सकता है बीघे के हिसाब से किसी जनपद की, किसी प्रदेश की इकाई अलग हो, और कहीं पे 1.5 बीघा आता है, कहीं पे 2 बीघा आता है, कहीं पे 5 बीघा आता है। इसलिए एक स्टैंडर्ड इकाई ली गई है, फर्टिलाइजर की जो डोज है वो प्रति हेक्टेयर की दर से बताई गई है। और ये क्या बताई गई है, क्या दर्शाती है हम लोगों को? जैसे कि सेंट्रल, हम केंद्रीय भारत की बात करते हैं, सेंट्रल भारत की बात करते हैं, सो उसमें 25% आपको 25 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस एंड 40 kg पोटास और 20 kg सल्फर। फिर से मैं आपको दोहराना चाहूंगा, जनरली हम लोग डीएपी दे देते हैं। डीएपी में क्या होता है? सिर्फ आपका नाइट्रोजन होता है 46% एंड देन 18% आपका नाइट्रोजन होता है। या फिर हम एनपीके 12-32-16 दे देते हैं, उसके अंदर 12% नाइट्रोजन होता है, 32% फास्फोरस होता है और 16% पोटास होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चौथा अवयव भी दिया गया है, जो फोर्थ इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, जो है सल्फर। और जितनी भी तिलहनी फसलें आप उगाते हैं, उन सब में सल्फर का बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान है और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जितनी भी तिलहनी फसलें, ये क्या करता है कि जो तेल की मात्रा है तिलहनी फसलों के अंदर, उस तेल की मात्रा को बढ़ाता है, और जो तेल की गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को भी इम्प्रूव करता है। और उसके साथ साथ ये तो उसकी गुणवत्ता और तेल की प्रतिशत की मात्रा, ये जो फफूंदी जनित रोग आते हैं उन फफूंदी को आने से भी रोकता है। सो ये आपका चौथा इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, और उसके साथ साथ एंटी फंगल एक्टिविटी भी रखता है, और आपके तेल की प्रतिशत मात्रा बढ़ाता है, तेल की गुणवत्ता बढ़ाता है। और ये जितनी भी मात्रा रिकमेंड की गई है, केजी प्रति हेक्टेयर की गई है। सो जब भी आप इसके बेसिस पे आप करें, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 25 kg यूरिया या 60 kg डीएपी, 25 kg यूरिया अगर आपको नाइट्रोजन देना है, तो जो आपका यूरिया होता है उसके अंदर 46% आपकी नाइट्रोजन होती है। उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ये जो रिकमेंडेड
आपकी फर्टिलाइजर की जो डोज दी गई है, 25 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस, 40 केजी पोटास एंड 20 केजी सल्फर, उसके लिए आपको 56 केजी यूरिया और 375 केजी एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, जिसके अंदर आपका 16% आपका फास्फोरस होता है, 11% सल्फर होता है, 21% कैल्शियम होता है उसके अंदर आपको, और 67 केजी 67 केजी आपको म्यूरेट ऑफ पोटास, ये देने होंगे तब ये रिकमेंडेड आपकी उसमें जाती है। वहीं जो सदर्न पार्ट, जो दक्षिणी भारत है, वहां पर 25 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटास और 30 केजी सल्फर की अनुमोदन किया गया है, रिकमेंडेशन की गई है। और उत्तरी भारत के लिए 25 केजी नाइट्रोजन, 75 केजी आपकी फास्फोरस, 25 केजी आपका सल्फर एंड देन 37.5 केजी आपका सल्फर की अनुमोदन किया गया है। ये अलग अलग विश्वविद्यालय, अलग अलग केवी के, अलग अलग कम से कम सैकड़ों हजारों मिट्टी के नमूने लेने के बाद वहां के फसल चक्र को ध्यान में रखते हुए इनका अनुमोदन किया गया है। जो आपका नॉर्थ ईस्ट की जो हिल्स है, वहां पर आप देखेंगे उन मिट्टियों में सल्फर की मात्रा बहुत कम पाई जाती, सॉरी, फास्फोरस की मात्रा काफी कम पाई जाती है, पोटास की मात्रा काफी कम पाई जाती है, और पौधे को दोनों ही पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसीलिए आप देखेंगे तो वहां पर 25 किलो नाइट्रोजन, 100 किलो फास्फोरस, 50 केजी पोटास एंड 50 केजी सल्फर की रिकमेंडेशन है, और सेम आपके पूर्वी भारत के लिए की गई है। और इन सभी की पूर्ति के लिए अगर आप बात करेंगे, जो पूर्वी भारत है, अगर आपको 25 किलो नाइट्रोजन, 100 किलो फास्फोरस, 50 किलो पोटास और 50 किलो सल्फर देना है, तो 56 केजी यूरिया, 625 केजी सिंगल सुपर फास्फेट और 84 केजी आपको म्यूरेट ऑफ पोटास देने की आवश्यकता पड़ेगी। सो दोस्तों, ये जो रिकमेंडेशन की गई है, ये आप लोगों को बता दिया जाए। मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि ये किसी भी खाद की रिकमेंडेड डोज नहीं है। खाद के अंदर जो अवयव पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उनकी मात्रा की रिकमेंडेशन है प्रति हेक्टेयर की दर से। तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट की मैंने बात किया, मैंने अभी शुरुआती अवस्था में बताया था जब हमने पहली स्लाइड स्टार्ट की थी कि पौधे को 17 अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिनमें से कुछ मेजर होते हैं, कुछ माइनर होते हैं, कुछ प्राइमरी होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं। सो कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे मैंने बात की तो उदाहरण दिया था कि नमक बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, हींग बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, जीरा बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। लेकिन सब्जी अगर आपको अच्छी बनानी है तो छोटी, लेकिन उनका सबका अपना एक रोल होता है। वैसे ही इन 14 में से कुछ आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि आपका लोहा है, फेरस जिसको बोलते हैं, जिंक है, मोलिब्डेनम, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, बोरोन है, ये कॉपर है, ये सारे अवयव है। इनकी पौधे को अलग अलग अवस्था पर, अलग अलग जो है स्टेज पर अलग अलग अवयव की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम सोयाबीन की फसल को 4 अलग अलग अवस्थाओं में बांटते हैं, पहली, जर्मिनेशन जब होकर का आता है, जैसे निमिष जी ने शुरू में ही बात की कि आपको इन्होंने सीड ट्रीटमेंट के बारे में बात किया था। सो वो जर्मिनेशन के और जो क्रॉप स्टेब्लिशमेंट के लिए, जब जड़ों की वृद्धि के लिए, क्योंकि उसको अपना स्टेब्लिशमेंट करना होता है, जड़ों की वृद्धि करनी होती है, नई पत्तियां निकालनी होती हैं, उस टाइम पर उसको क्या होता है कि फेरस की, जिंक की और मैग्नीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब वो जड़ें बन जाती हैं, उसकी नई नई पत्तियां खुलती हैं, नई नई शाखाएं बनती हैं, उस टाइम पर उसको क्या ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वहां पर फेरस, जिंक, मैग्नीज, कॉपर एंड बोरोन, इन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। फिर हम बात करते हैं, फिर आती है आपकी रिप्रोडक्टिव फेज, फ्लावरिंग फेज, जहां पर पौधे के उत्पादन के, आप ये मान के चलिए जो उत्पादन की अवस्था है, उसकी दहलीज पर आपका पौधा जब कदम रखता है, ये किसी भी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। और इस अवस्था पर वो कोई भी फसल हो, दलहनी फसल हो, तिलहनी फसल हो, वहां पर विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। अगर यहाँ पर कहीं पर भी आपके पोषक तत्वों की कमी रहती है, फिर किसान भाई लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारी सोयाबीन के फूल झड़ने स्टार्ट हो गए। वो क्यों झड़ते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पोषक तत्वों का अभाव रहता है। पौधे को जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो मिल नहीं पाते, और उनके न मिलने की वजह से, अभाव की वजह से, जो पौधे के अंदर होती है, जो ताकत होती है, उसकी कमी आती है, और वो जो उसको आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, वो न मिलने की वजह से वहां पर फ्लावर ड्रॉप की समस्या आती है।
देन आपकी आती है जब पोड़ बनती है और उसमें दाने बनते हैं, वहां पर क्या होता है कि फली में आपके जो दाने होते हैं पूरे नहीं बनते। किसी फली में 2 दाने बनेंगे, 3 बनेंगे, वो जो उसके जो पूरा आकार होना चाहिए वो पूरा नहीं बनता। और वो पूरा दूध में जा करके जो पकने की जो होता है कि एक ठोस दाना बनना चाहिए, वो नहीं बनता। वो समय के पहले ही फली पक जाती है, वो दाना छोटा रह जाता है, वो दाना श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सो वहां पर आपको कॉपर, मोलिब्डेनम और आपको बोरोन, इन 3 पोषक तत्वों की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। और इनका अलग अलग 4 स्टेज पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि आपके पौधे को किस किस अवस्था में किस किस पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ने वाली है। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। अगर किसान इन चीजों की इन अवस्थाओं पर अनदेखी करता है और आपकी फसल में पूर्ण रूप से उर्वरक आपके उपलब्ध नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आपके उत्पादन को प्रभावित करने वाले बहुत ही मुख्य कारण है, जो आपके उत्पादन को और आपकी कहीं ना कहीं फार्म इनकम को प्रभावित करते हैं। अब इन अलग अलग, हम जैसे मैंने 14 न्यूट्रिएंट की बात की थी, तो हमने बात किया था नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है। सो नाइट्रोजन क्या करता है, आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ, जो आपकी वनस्पतिक वृद्धि होती है, वो उसके लिए नई नई पत्तियां लाना, नई नई शाखाएं लाना, कोमल शाखाएं जो कोमल पत्तियां आती है, उसके लिए नाइट्रोजन काम करता है। फास्फोरस क्या काम करता है कि जो आपकी जड़ों का जो विकास होता है, जड़ें अल्टीमेटली क्या है, जड़ें आपकी पौधे की जैसे हमारा मुंह होता है वैसे ही जड़ें होती है, कि वो नीचे से जमीन में से आपकी पानी और जो जमीन में पोषक तत्व आपने दिए हैं, डीएपी, यूरिया, एनपीके, सिंगल सुपर फास्फेट, उसको वो जड़ों से ऊपर खींच के और पौधे के पत्तों तक, तनों तक, और आपके जो अल्टीमेटली जो फूल फलियां बन रही वहां तक ले जाने का काम करता है। देन पोटास की बात करते हैं। पोटास क्या करता है, सीधी सरल भाषा में मैं किसान भाइयों को बता दूं कि पोटास एक तो कहीं ना कहीं सूर्य के का जो पौधा है 2 तरीके से भोजन बनाता है। एक जड़ों के द्वारा ऊपर जाता है, दूसरा आपका सूर्य के प्रकाश से वो पत्तियों के थ्रू प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाता है। सो ये सूर्य के प्रकाश की जब कमी होती है, स्पेशली आजकल बरसात के दिनों में सूर्य नहीं निकलता, तो सूर्य के प्रकाश की कमी को पूरा करता है। और जो दाने के ऊपर चमक आती है, जो ठोस दाना बनता है, वो पोटास की वजह से बनता है। बोरोन आपका इंपॉर्टेंट होता है शुगर ट्रांसपोर्ट के लिए। जो सेल डिवीजन क्या होता है, जब फली बनती है, फली में दाने बनते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपने देखा होगा, एक दाने से 2 दाना, 2 से 4 दाने, वहां पर आपका बहुत रैपिड सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है बहुत फास्ट। वहां पौधे को ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है, अमीनो एसिड की, प्रोटीन की, ये सब की वहां पे जरूरत है। वो बोरोन आपको उस टाइम पर वहां पर हेल्प करता है। देन कैल्शियम है, जो आपका ट्रिगर रेगुलेशन जो होता है उसके लिए, आपका जो बीमारी के प्रति जो रोग रोधी जो प्रतिरोधक क्षमता जो पौधे के अंदर पैदा होती है, वो कैल्शियम की वजह से होती है। देन कॉपर है आपका, जो आपका मेन कंपोनेंट है एंजाइम के लिए। और आपका जो फोटोसिंथेसिस, जो मैंने पहले ही बताया कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उसके लिए बहुत ही मुख्य घटक है। देन हम आयरन की बात करते हैं, जो कंपोनेंट है एंजाइम का। और क्लोरोफिल के लिए, जो पौधों में जो आपका हरापन रहता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई बार आप लोग देखते होंगे कि फसल पीली पड़ती है, कुछ लोग बोल देते हैं कि ठीक है इसमें आयरन डाल दो, और आयरन डालने के बाद वो 2-3 दिन के अंदर अंदर एकदम फसल आपकी हरी भरी दिखाई देने लग जाती है। सो ये इसी की वजह से होता है, क्योंकि आपकी क्लोरोफिल सिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही मुख्य घटक है। देन मोलिब्डेनम की बात करते हैं, जो आपकी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और इसेंशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, आप दलहनी फसलों में जब आप देखते हो, कई बार आप पौधा उखाड़ के देखते हो, तो दलहनी फसलें क्या करती हैं, आपकी आगामी फसलों के लिए भी फ्री का यूरिया आपको इकट्ठा करके देती है। क्योंकि हमारे वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है, वो होती है नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन को वायुमंडल से लेकर के पौधे की जड़ों में फिक्स कर देती है। दलहनी फसलों में आप जब देखोगे तो छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, और उन गांठों को जब काट के देखोगे तो अंदर से क्या होता है, पिंक कलर की दिखाई देती है, गुलाबी रंग की, जिसके अंदर एक राइजोबियम बैक्टीरिया नाम का सूक्ष्म जीव पाया जाता है, जो आपका फ्री का यूरिया आपको इकट्ठा करके देता है बिना पैसे के। और उसके लिए आपको जो है मोलिब्डेनम की जरूरत पड़ती है, वो बहुत ही उसमें एक रोल, क्रूशियल रोल प्ले करता है। देन मैग्नीज, आपका क्लोरोप्लास्ट जो प्रोडक्शन होता है, आपका प्लांट के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, देन आपके जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिव करने के लिए
मोलिब्डेनम आपका इसकी जरूरत पड़ती है। देन आपकी जिंक की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट है बहुत सारे एंजाइम्स के लिए। और प्लांट के जो हार्मोन बैलेंस होता है, स्पेशली ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करता है, आपके पौधे की बढ़वार बनाता है, टाइम से फल आता है। हार्मोनल जो बैलेंस होता है वो बहुत जरूरी होता है कि आपको किस टाइम पर आपको फूल बनना है। अगर आपने देखा होगा बहुत सारी बार आपकी जो दलहन की फसलें हैं, उनकी जो वनस्पति ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और वो उसमें फूल नहीं आ पाते, फली नहीं आ पाती। वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, या जो आपका जो नाइट्रोजन जो आपका न्यूट्रिशन होता है उसके इम्बैलेंस की वजह से होता है। वहां पर जो उसको बैलेंस करने का काम करता है वो आपका जिंक काम करता है, ताकि टाइम से उसके ऊपर फ्लावरिंग हो, टाइम से वो फ्लावरिंग जो है आपके फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो, और दाना जो आपका बने वो बोल्ड बने, बड़ा बने और सुडोल बने। सो ये आपके मुख्य जो घटक है उनके बारे में। देन हम चलते हैं आगे। जो आपका एबायोटिक स्ट्रेस की हमने बात की थी शुरुआत में, वो एबायोटिक स्ट्रेस जैसे मैंने बात की थी तीन प्रोक्ष रूप से बोला था। एक बायोटिक फैक्टर बोला था जो हम सामने से दिखाई देते हैं, कीट है, बीमारी है, देन आपका खरपतवार है जो आपके सीधे सीधे आपके पौधे के साथ, आपकी मुख्य फसल के साथ वो सीधा सीधा मुकाबला करते हैं। वहीं पर हम एबायोटिक स्ट्रेस जो हमें मुख्य रूप से सामने से दिखाई नहीं देते परोक्ष रूप से, लेकिन जो फसल होती है फसल के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव ये छोड़ते हैं। और इनकी वजह से प्राय ये देखा गया है कि जो किसान का उत्पादन है, फसल का उत्पादन के ऊपर काफी विपरीत प्रभाव पड़ता है। और उनकी जो फार्म इनकम है, उनकी जो यील्ड है, उसमें काफी हद तक गिरावट देखी गई है, जिसका जिम्मेदार आपका एबायोटिक स्ट्रेस होता है। जैसे कि तापक्रम, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मई जून के महीने में बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, एकदम से ठंडी हो जाती है। आपके पौधे को हर अवस्था के लिए एक अलग अलग अनुकूल तापक्रम की, अनुकूल टेम्परेचर की, अनुकूल लाइट की जरूरत होती है। कुछ के लिए लंबे दिन, छोटी रातें, किसी फसल के लिए आपको छोटे दिन, लंबी रातें, काश की इतने पर्टिकुलर, अगर वो नहीं मिलेगा तो उसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए थोड़ा समस्या आती है। देन हैवी मेटल्स होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग वेजिटेबल की खेती करते हैं, जो लोग फ्रूट्स की खेती करते हैं या राइस की खेती करते हैं, स्पेशली बासमती राइस की, उसमें देखा होगा कि अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें अच्छा रेट मिलता है, उसमें जमीनों के अंदर हैवी मेटल्स होते हैं, वो आपकी फसल में आ जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है वो रिजेक्ट हो जाती है, किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। वो किसकी वजह से होता है? वो एबायोटिक स्ट्रेस की वजह से होता है। सेलिनिटी, धान की फसल आपने लगा दी, वो वहीं की वहीं खड़ी रहती है, ग्रोथ नहीं कर पाती, वो एकदम से सेलिनिटी की वजह से होता है। ड्रोट, सूखा पनाना। देन फ्लूडिंग की वजह से आपका होता है, जो फ्लूडिंग कई बार बाढ़ आ जाती है उसकी वजह से। ये सारे के सारे क्या है कि आपके एबायोटिक स्ट्रेस फैक्टर है। अब फ्लूडिंग में क्या होता है, पानी पता नहीं कैसे केमिकल का पानी है, नाले का पानी है, आसपास में कोई फैक्ट्री है उसका डिस्चार्ज का पानी है, वो कहीं ना कहीं आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को डिसबैलेंस कर देता है। और प्लांट को जो एक बैलेंस चाहिए होता है वो उसको डिसबैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, प्लांट को जो सेकेंडरी स्ट्रेस होता है वो आपका आयनिक स्ट्रेस है, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, देन मैकेनिकल स्ट्रेस जो होता है जैसे धुआं हो गया, ये और तरह के जो होते हैं, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस के प्रति। तो ये सारी चीजों से अगर आप पौधे को बचाओगे तो कहीं ना कहीं आपके उत्पादन के ऊपर इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपका आपका आएगा। ये देखा गया कि जो आपका यील्ड है, यील्ड के ऊपर अल्टीमेटली जो हम बात कर रहे हैं कि एबायोटिक स्ट्रेस, उसके ऊपर कितना असर पड़ता है। ये दोस्तों विश्व के अलग अलग जाने माने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में इसकी पड़ताल की गई, इसके अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर कार्य करके देखा, और ये पाया गया है कि जब जब एबायोटिक स्ट्रेस फैक्टर, अगर आप ये मान के चलिए कि किसी फसल के अंदर एक 100 रुपए का नुकसान होता है, 100 रुपए, अगर सपोज किसी फसल की जो आपकी इल्ड देने की कैपेसिटी लेट से 10 कुंटल की है, तो एबायोटिक स्ट्रेस की वजह से आप ये मान के चलिए कि वो पौधा कुल जो है 2.4 कुंटल ही इल्ड, जो उसका जो पोटेंशियल है ना, वो एक्सप्रेस कर पाता है। हम उसका पूरा इल्ड नहीं ले पाते। जैसे कि आजकल आप देखते हो मस्टर्ड का हम देखते हैं, सोयाबीन का देखते हैं, अर्जेंटीना की हम बात करते हैं, कपास की हम बात करते हैं, हम ब्राजील की बात करते हैं सोयाबीन की। तो वहां पर लोग इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में मतलब ईल्ड लेते हैं पर एकड़, पर हेक्टेयर, या हम व्हीट की बात कर, गेहूं की बात करते हैं, हम अपने देश में क्यों नहीं ले पाते?
ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अच्छे बीज नहीं है, उनकी जेनेटिकल प्योरिटी नहीं है, उनके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन जो स्ट्रेस फैक्टर, जो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, एबायोटिक बायोटिक स्ट्रेस फैक्टर, इनकी वजह से कहीं ना कहीं वो जो यील्ड पोटेंशियल वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये आप देखेंगे कि आपको कई बार अगर ये मान के चलिए कि 100 रुपए का नुकसान होता है किसी फसल में, सो अगर उसको आपको बांट देखेंगे, सो आपका 11% लॉस है, वो बायोटिक स्ट्रेस की वजह से होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, कीड़े, बीमारी, खरपतवार की वजह से जो मेन 65% जो लॉस होता है, जो नुकसान होता है, वो आपके एबायोटिक स्ट्रेस फैक्टर जो हमें दिखाई नहीं देते, उन कारकों की वजह से होता है। सो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको हम कई बार अनदेखा करते हैं कि एबायोटिक स्ट्रेस फैक्टर से कुछ नहीं होता, 4 दिन लंबी धूप निकल गई, पेड़ आपका मुरझा गया, 4 दिन के बाद पानी देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 फूल गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नए फूल आ जाएंगे। इनका कहीं ना कहीं आपके उत्पादन के साथ में एक सीधा रिलेशन है। सो मैं आगे यहाँ पे अपने दोस्त, जो मेरे कलीग हैं गौरव शर्मा जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से आगे एक बार आपको। धन्यवाद विशाल जी। पिछली स्लाइड। तो विशाल जी ने आपको, विशाल जी आपका स्पीकर आपको ऑफ करना पड़ेगा, ऑडियो ऑफ करना पड़ेगा। अभी आ रही है आवाज? यस, क्लियर है। हाँ, तो जैसे विशाल जी ने काफी डिटेल, एक मिनट, विशाल जी ने काफी आपको पूरे विस्तार से बताया कि अजैविक तनाव और पोषक तत्वों की क्या इंपॉर्टेंस है। पोषक तत्व, दो तरह के पोषक तत्व हैं। एक तो आपने जो बड़े बड़े बोरी में डाले, जैसे यूरिया, एसएसपी और एमओपी, जो सूक्ष्म तत्व है उनकी जो महत्व है वो बड़े तत्वों से, मतलब मैक्रो से भी ज्यादा है। उन्होंने आपको नमक की उदाहरण दी। हम जितना भी अगर कर लें, जो सूक्ष्म तत्व है, अगर उनकी उपलब्धता और समय पे उसका उपयोग नहीं करेंगे तो अजैविक तनाव भी बढ़ेगा और सूक्ष्म तत्वों की कमी भी बढ़ेगी। तो ये अजैविक तनाव और सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने का एक ही सोल्यूशन है आज की डेट में, मतलब आज की समय में किसान के पास एक ही समाधान है जिससे वो दोनों चीजों से निवारण कर सकता है। एक तो सूक्ष्म तत्वों की कमी और दूसरा जैविक तनाव से लड़ाई। हमारा जितना भी उत्पादन क्षमता है उसमें से 65% अजैविक तनावों के कारण ही हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। तो मैक्रीना के इस्तेमाल से हम वो उत्पादन भी पूरा कर सकते हैं और पोषक तत्वों की कमी पूरी कर सकते हैं। खासकर दलहन और तिलहन में, क्या सोयाबीन की खेती में अभी क्या होता है, नीचे आपने खाद का इस्तेमाल कर लिया, तो ऊपर से आप स्प्रे में जब भी कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा चीज होना चाहिए जो दोनों चीजों पे अच्छा नियंत्रण दे सके और हमें समाधान दे सके। उसका एक ही समस्या का हल है मैक्रीना। जैसे मैंने पहले ही बताया था, मैक्रीना एक ऐसा उत्पाद है जिसमें विज्ञान किसानों के हाथ में है। इसमें जितने भी तत्व पड़े हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव कंपाउंड है। आप जैसे स्लाइड में देख पा रहे हो, इसको मैक टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बोलते हैं। जो भी इसके अंदर सूक्ष्म तत्व पड़ा है, वो जो पौधे के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, कोशिका है, कोशिका भित्ति है, सबको क्रॉस कर जाएगा। आपने देखा होगा कई चीजें पत्ते के अंदर नहीं जा पाती, मैक्रीना के अंदर जितने भी तत्व हैं वो पत्ते की सारी कोशिकाओं को पार करके, जहां पे वो सूक्ष्म तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे विशाल जी बता रहे थे प्रकाश संश्लेषण में जरूरत है या किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन में या कोई क्रिया में जरूरत है, वहां पे ये इसको मैक्रीना के कंपाउंड को या मैक्रीना के सूक्ष्म तत्वों को कोई भी सेल वॉल रोक नहीं पाती है। अब जब हम मैक्रीना का इस्तेमाल करते हैं तो हमें 6 तरह के फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये है कि हमें अजैविक तनाव से छुटकारा मिलेगा। इन सभी पॉइंट्स पे मैं आगे विस्तार में बात करूंगा। सबसे पहला तो है अजैविक तनाव से बात करेंगे। दूसरा है कि इसमें जितना भी उत्पाद होते हैं, इसमें हाईएस्ट ग्लाइसिन है, वो प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देता है। अब जो सोयाबीन है वो शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब ये है कि अगर 13 घंटे से कम लाइट होगी तो वो फ्लावरिंग में चला जाता है, तो तभी ये फसल खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। लेकिन आजकल बरसात होती है, काफी टाइम धूप नहीं निकलती, काफी काफी दिन धूप नहीं निकलेगी, बादल रहेंगे, तो शॉर्ट डे प्लांट होने के कारण भी 13 घंटे की इसको से भी कम
रोशनी मिलती है तो फोटोसिंथेसिस पे फर्क पड़ता है। तीसरा, हमारे पौधे के अंदर कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे आदमी के शरीर में होती है ऐसे पौधे में भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें ना केमिकल बनते हैं, ऐसे केमिकल बनते हैं जो पौधे के लिए हानिकारक है। उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, उन हानिकारक केमिकल को पौधे के सिस्टम से बाहर निकालने का काम भी मैक्रीना करता है। चौथा काम क्या करता है कि आपने कोई भी खाद डाली है, नीचे सल्फर डाला है, जिंक डाला है, नाइट्रोजन डाला है, यूरिया, एसएसपी, अगर मिट्टी एल्कलाइन होगी, एल्कलाइन होगी तो वो अब्जॉर्व नहीं कर पाएगी, तो ये मिट्टी को और पूरे पौधे को एसिडिक बना के रखता है, जिससे आपने जो भी जमीन में डाला है उसको पौधा पूरी तरह अब्जॉर्व कर सकता है। उसके अगला पॉइंट ये है कि पौधे की जो क्षमता है, उसके अंदर जो जीन है उनका पूरा एक्सप्रेशन होगा, मतलब वो अपने पोटेंशियल के जितना उत्पादन देगी। और लास्ट पॉइंट, मिट्टी से लेके जब तक हम बेचने जाएंगे, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में मैक्रीना का इम्पैक्ट है। अब कहने को तो ये आसान लगता है कि पौधा अजैविक तनाव में आया। जब पौधा अजैविक तनाव में आता है तो क्या होता है, ये आप कुछ तस्वीर देख रहे हैं, हमने कई प्रयोगशालाओं में इसका अनुभव किया है कि जब भी वो तनाव में आता है तो आप ऊपर वाली 3 पत्तियां देखिए, उनपे ना भूरे रंग के धब्बे नजर आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती हैं। कोई भी धरती पे कोई भी प्राणी हो या वनस्पति हो, जब भी वो तनाव में आएगी तो अपने उत्पादन को कम कर देगी, वो अपने जीवन के बचाने की तरफ चलेगी। वैसे ही सोयाबीन है, दलहन है, जब भी वो जैविक तनाव में आएंगे वो उत्पादन अपना रोक के और अपना जीवन को बचाना जाएंगे, मतलब वो फ्लावरिंग की तरफ कम जाएगा, उत्पादन की तरफ कम जाएगा, तो उसको आरओएस बोलते हैं। जैसे ही अजैविक तनाव बढ़ेगा, आरओएस प्लांट में बढ़ने लगता है। आप ऊपर के 3 फोटो को देखिए, वहां जितने ब्राउन ब्राउन धब्बे, आपको भूरे रंग के धब्बे दिख रहे हैं, वो आरओएस है। और नीचे मैक्रीना का स्प्रे हुआ है, वहां जैविक तनाव के बाद धब्बे दिख रहे हैं, लेकिन बहुत कम धब्बे दिख रहे हैं। तो मैक्रीना का इस्तेमाल करने से जैविक तनाव कम होगा, और जहां ये भूरे धब्बे कम होंगे वहां प्रकाश संश्लेषण भी ज्यादा होगा। दूसरा, हमने एक और स्टडी किया कि मैक्रीना का जहां इस्तेमाल करते हैं, एक खेत में मैंने मैक्रीना का इस्तेमाल नहीं किया और एक खेत में मैंने इस्तेमाल किया, तो सूखे का नियंत्रण 55% का फर्क पड़ता है मैक्रीना का इस्तेमाल किए हुए पत्तों के डैमेज में और नहीं इस्तेमाल किए हुए डैमेज में। सूखे का मतलब ये है कि बिल्कुल सूखा नहीं, बारिश का भी 20 दिन का गैप भी पौधे के लिए सूखे के समान हो जाता है। तीसरा, जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था, एंटीऑक्सीडेंट। हम बाजार में सोयाबीन के खेतों में काफी बूस्टर, टॉनिक, ऐसी काफी दवाइयां मिलती रहती हैं, बाजार में आप जाएंगे तो आपको नजर आएंगी। हम किसी भी दवाई का इस्तेमाल करते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे पौधे के अंदर जो केमिकल बनते हैं जो पौधे के अंदर नहीं होने चाहिए, हानिकारक जो केमिकल है, उनको निकालने की जो मैक्रीना की क्षमता है वो किसी भी दवाई से 22 गुना ज्यादा है। तो जब हानिकारक केमिकल पौधे के अंदर नहीं होंगे तो जो मैक्रीना है प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी डैमेज होगा, कोई भी हानि होगी, चाहे पत्ते का पीलापन हो, पत्ते का झड़ना हो, फूल का झड़ना हो, फूल से उतनी फलियां नहीं बन पाती, फलियों का झड़ना हो, ये सब एंटीऑक्सीडेंट अगर नहीं होगा तो ये सब काम होंगे। तो मैक्रीना की जो क्षमता है वो 22 गुना ज्यादा है जितने भी कंपिटेटर प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलते हैं एज एन एंटीऑक्सीडेंट। विशाल जी ने भी इस पॉइंट को टच किया था। जब हम फोलियर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, मतलब ऐसा कोई भी पोषण जो वो स्प्रे में देंगे, तो 4 अवस्थाएं उसके लिए सबसे जरूरी है। पहली अवस्था है कि जब वनस्पति में बहुत जल्दी ग्रोथ होगी, शुरू के 20-25 दिन काफी ग्रोथ होगी, फिर फ्लावरिंग होगी, फिर फ्लावरिंग से फलियां बनेगी और लास्ट में मैच्योरेशन। चाहे आदमी हो चाहे वनस्पति हो, जब भी वो अगली जनरेशन, मतलब अपने बच्चों के लिए, क्योंकि सोयाबीन के लिए उसके बीज उसकी अगली प्रोजनी है, अपने बच्चों के लिए जब भी वो कुछ तैयार करता है तो उसको ज्यादा पोषण की जरूरत है। फूल के टाइम और फली के टाइम सबसे ज्यादा पोषण चाहिए, और इस टाइम पे अगर हम पोषण नहीं देंगे तो फूलों का गिरना, फलियों में पूरे दाने ना आना, ये सब वो इसलिए करता है कि उसके पास इतनी क्षमता ही नहीं है, पौधे के पास इतना पोषण ही नहीं है कि सारे दाने भर सके और सारे फूलों को फलियों में परिवर्तित कर सके। तो अपने को फूल बनते टाइम और फूल से फलियां बनते टाइम, फलियां जब लगी हो, इन अवस्थाओं में पोषण का पूरा ध्यान रखना है। अब जैसे अभी काफी बरसात का मौसम है तो पूरा दिन धूप नहीं निकलेगी, कई कई दिन धूप नहीं निकलेगी,
तो जहां भी हम मैक्रीना का उपयोग करेंगे वहां दूसरे जहां पे मैक्रीना का उपयोग नहीं करेंगे उनसे प्रकाश संश्लेषण का जो इंक्रीज है 16% ज्यादा प्रकाश संश्लेषण उन खेतों में होगा। ये हमने कई जगह टेस्ट किया है, जैसे इंडिया में किया है, ग्लोबली कई देशों में टेस्ट किया है कि 16% का ऑन एन एवरेज फर्क पड़ता है कि आप जिस खेत में मैक्रीना का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जिस खेत में करेंगे प्रकाश संश्लेषण का। अब हमारे मन में एक सवाल ये आता है कि हम पोषण को कई तरीकों से दे सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, आपने बल्क फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, एसएसपी, एमओपी डाल दिया। दूसरा है ऊपर से हम एनपीके स्प्रे करते हैं, 19-19 कर दिया, 11-11-8 करते हैं, 13-0-45 करते हैं, कई तरह के। ये जितने भी हैं ये सब कई कैटेगरी में आते हैं, जैसे साल्ट है, सिंथेटिक चिलेट है, लिग्नोसल्फेट है। जो मैक्रीना है ये कुदरती चिलेट है, मतलब नेचुरल चिलेट्स है। चिलेट्स अगर आपको आम भाषा में समझाना हो तो 100 ग्राम का आपने जिंक का पैकेट देखा होगा मार्केट में, वो सिंथेटिक चिलेट है। नेचुरल चिलेट और सिंथेटिक चिलेट में क्या फर्क है? सिंथेटिक चिलेट जो है वो सेल वॉल को क्रॉस नहीं कर पाएगा, और नेचुरल चिलेट के लिए कोई भी बैरियर नहीं है। मतलब मैक्रीना को जब आप स्प्रे करोगे तो किसी भी सेल में कहीं भी ये चला जाएगा, कोई अब्जॉर्ब दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको साल्ट के साथ कंपेयर करता हूँ, जो आपने नीचे फर्टिलाइजर डाले हैं उनके मुकाबले 24.2% ज्यादा अब्जॉर्प्शन है इसका। अगर मैं सिंथेटिक चिलेट से बात करता हूँ जो 100 ग्राम है, एनपीके मिक्सचर है, उनसे 19 गुना जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। अगर मैं लिग्नोसल्फेट से बात करता हूँ, लिग्नोसल्फेट मतलब जो कैरियर होते हैं, जैसे जिसको आप ह्यूमिक एसिड आम भाषा में कहते हैं, ह्यूमिक एसिड एक लिग्नोसल्फेट है। लिग्नोसल्फेट से 14% जल्दी अब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो मतलब आप किसी के भी मुकाबले अगर इसको डाल लेंगे तो इसका अब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा। जब पत्ते में सबसे जल्दी अवशोषित होगा तो पत्ते को या पौधे को जहां भी कमी है, क्योंकि कोई भी सेल वाल इसको रोक नहीं पाती नेचुरल चिलेट को, क्योंकि ये पौधे से ही बना है। मैक्रीना जो है 100% बायोलॉजिकल है और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए सर्टिफाइड है। जब ये बायोलॉजिकल है तो पौधे का ही पौधे में जाना है। तो आदमी के शरीर का ही आदमी के शरीर में जाता है, तो सेम ब्लड ग्रुप को जैसे दूसरा ब्लड ग्रुप ले लेता है, सेम ब्लड ग्रुप को एक आदमी के खून को दूसरे में चढ़ाएंगे तो ले लेता है, डिफरेंट ब्लड ग्रुप को चढ़ाएंगे तो नहीं लेता। वैसे ही मैक्रीना है। मैक्रीना जो है नेचुरल चिलेट है, पौधे से बना है, उसी पौधे को आप दोबारा दे रहे हो, तो इसका अब्जॉर्प्शन 100% हो जाता है। मतलब ये किसी भी प्लांट पे, दलहनी, तिलहन, कॉटन, पैडी, कहीं भी आप इस्तेमाल करोगे इसका अब्जॉर्प्शन किसी से भी ज्यादा होगा। दूसरा, जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो आप स्प्रे करोगे तो मिट्टी में, हमारी भारत की मिट्टी में कई पोषक तत्व ऑलरेडी है, जैसे फास्फोरस रिच सॉइल होंगी, कईयों में पोटास ज्यादा है, कई जगह कॉपर ज्यादा मिलेगा। जब हम इसको ऑब्जॉर्व करेंगे, स्प्रे करेंगे, तो ये जो जमीन में भी पोषक तत्व पड़े हैं, आपने स्प्रे किए या खाद के रूप में डाल लेंगे, उनका भी अवशोषण बढ़ा देता है। 230% कॉपर बढ़ा देता है, 70% आयरन बढ़ाता है, 63% मैग्नीज बढ़ाता है, और 130% जिंक को बढ़ा देता है। अगर मैक्रीना नहीं डालेंगे तो वो जितने पोषक तत्व में जमीन में पड़े रहेंगे और उनका अवशोषण जड़ों के द्वारा नहीं हो पाता, और किसान को उतना फायदा नहीं मिलता जितना उसने इस पे खर्चा किया है। अब आखिर में आता है कि हमें ये सब करने का बेनिफिट क्या होगा। अगर हम सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन में जो विश्व भर के वैज्ञानिकों ने टेस्ट किए हैं, सोयाबीन में ऑन एन एवरेज 15.9% का उत्पादन मैक्रीना के इस्तेमाल से बढ़ता है। लगभग 6 क्विंटल पर हेक्टेयर का उत्पादन मैक्रीना के इस्तेमाल से ही बढ़ जाता है। अब एक पौधा है, आप यहाँ पे काफी फसलों के नाम आप देख रहे हो, सोयाबीन है, दालें हैं, कितनी तरह की सब्जियां हैं, फल है। मैक्रीना जो है पौधे के लिए संपूर्ण भोजन है। जैसे आदमी के लिए एक थाली में सब्जी भी होनी चाहिए, दाल, चपाती, रायता, सलाद, सब कुछ होना चाहिए, वैसे मैक्रीना के अंदर सब कुछ है। मतलब ये पौधे के लिए संपूर्ण भोजन प्रोवाइड करता है। आप देखिए 22% इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट का मतलब है उन्हें पौधे से ही तत्व निकाले, पोषक तत्व, और पौधे को ही दे रहे हैं। हिंदुस्तान की जो मिट्टी है उसमें जो कार्बन है वो 1% से कम है, अभी 0.3% पे है। जो कार्बन रेशो है वो 1 से 3% होनी चाहिए। अब हम गोबर की खाद, ये चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे कम हो रही हैं तो ऊपर से ऑर्गेनिक कंपोनेंट देने की जरूरत महसूस होगी। आप पूरी लिस्ट देखिए, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सल्फर जैसे विशाल जी भी बता रहे थे, 3.5% इसमें सल्फर है। बोरोन, कोबाल्ट, कॉपर, सब सूक्ष्म तत्व इसमें मिलेंगे।
बोरोन बहुत जरूरी है सब चीजों के अवशोषण के लिए। अगर बोरोन नहीं होगा तो कैल्शियम का भी अवशोषण नहीं हो पाएगा, चाहे हम कैल्शियम कितना भी प्लांट को देते रहे। तो ये सब क्रॉप्स के लिए, दलहन और तिलहन के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसका इस्तेमाल कब करना है और मात्रा क्या है? इसकी जो मात्रा है, 250 ml प्रति एकड़ इसकी मात्रा है। एकड़ हर जगह के अलग अलग के हिसाब से कितने बीघे का एकड़ है, लेकिन एकड़ की जो डोज है 250 ml पर एकड़ है। हमारी जो सिफारिश है वो 2 बार इसका स्प्रे करना चाहिए, जैसा पूरी कॉल में हमने डिस्कस किया। पहला फूल आने की अवस्था में, और दूसरा स्प्रे उससे 12 से 15 दिन के बाद। तीसरा पॉइंट, आप इसको किसी भी चीज के साथ मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड के साथ, हर्बिसाइड के साथ, क्योंकि ये किसी भी चीज के साथ इस्तेमाल होगा तो उसका अब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ा देगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपने इसको हर्बिसाइड के साथ, खरपतवार नाशक के साथ इस्तेमाल किया, तो जो खरपतवार नाशक का केमिकल है वो भी पौधे में ज्यादा जाएगा और इसके पोषक तत्व भी ज्यादा जाएंगे, तो घास जल्दी मरेगा और पौधा जल्दी स्वस्थ हो जाएगा किसी भी कमी से। तो आप इसको फंजीसाइड के साथ, इंसेक्टिसाइड के साथ, हर्बिसाइड के साथ, किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे और विशाल जी की तरफ से थोड़ी सी जानकारी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद गौरव जी, धन्यवाद विशाल जी। बड़ा ही डिटेल्ड प्रेजेंटेशन था और बहुत सारे उर्वरकों की सही मात्राओं के लिए जो हमने आज बात करी है, ये किसानों को वाकई बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि अभी पीक सीजन भी चल रहा है। और अभी यूजुअली फार्मर जो है, किसान जो है, वो प्लान करते हैं कि उन्हें क्या पोषक तत्व कब देना है। अब आगे चलते हुए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जिनको प्रश्न पूछना है सबसे पहले रेज हैंड करें, और यहाँ से हम उनको परमिशन देंगे बात करने की, और फिर एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दें और फिर अपना क्वेश्चन पूछें। सबसे पहले हाथ उठाया है अतुल जी ने। अतुल जी, अतुल जी, आपका नाम बताइए पूरा, कहाँ से हैं और प्रश्न पूछिए फिर। सर मेरा नाम अतुल केसरी है। मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से हूँ। जी अतुल जी हेलो। बताइए। और सर मैं ट्रेनिंग आपका किया, अभी बहुत अच्छा लगा। एक प्रोडक्ट मैग्नीना के बारे में जानकारी मिली, और मैं इसके माध्यम से सर और ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, जैसे धान के संबंध में, धान वगैरह के संबंध में लेना चाह रहा था। तो अतुल जी क्या? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा आपको तेज बोलना चाहिए। जी जी, एक मिनट। अतुल जी हेलो, आपकी आ रही है सर आवाज? अब आ रही है। हेलो, आ रही है सर आवाज? जी अतुल जी क्लियर आ रही है। जी। तो सर धान वगैरह के फसलों पे भी मुझे थोड़ा सा ट्रेनिंग चाहिए था सर, ताकि हम इस संबंध तो में मिल पाएगी क्या सर? गौरव जी, धान का अगर आप छोटा सा एक समरी दे दें कि क्या डोजेज रहता है, कब यूज करना है धान में। नहीं जी। अतुल जी, आप धान में किस प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाह रहे हैं? मैक्रीना के बारे में ही। मैक्रीना के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि जनरल नहीं पूछना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, इन जनरल पूछना चाह रहा था सर। तो देखिए, धान में हम मैक्रीना को नहीं अभी सिफारिश करते, हम दूसरे उत्पाद को करते हैं। अच्छा। आप अपना नंबर यहाँ ड्रॉप कर दीजिए, जी तो जी फिर धान की ट्रेनिंग होगी या मैं अपनी टीम को वहां से आपसे कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि धान में जी ऐसे बताना तो बहुत मुश्किल है। वैसे जी आपको जी। एक जनरल बता देता हूँ, धान में जब बाली की अवस्था 4-5% की हो तो गेनेक्सा एक सोल्यूशन आता है, क्योंकि धान की जो पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है वो दलहनी और तिलहनी फसलों से बिल्कुल अलग है। वो सिलिका लविंग क्रॉप है, तो वहाँ गेनेक्सा नाम का एक उत्पाद आता है जो 500 ml प्रति एकड़ में इस्तेमाल करेंगे आप। गेनेक्सा के नाम से आता है। जी जी जी। तो जब बाली 5% या 10% निकल जाएगी उसका आपको स्प्रे करना है, तो उससे धान में कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे पहले विशाल जी बता रहे थे, जैसे हैवी मेटल की कोई दिक्कत आती है या पेस्ट या डिजीज ज्यादा आती है, वो सब गेनेक्सा, उसमें धान में गेनेक्सा से नियंत्रित कर सकते हैं। और गिरने की समस्या आती है, कई बार हवा चली या ज्यादा बारिश हो जाएगी तो धान गिर जाता है, वो सब समस्याएं गेनेक्सा से दूर हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अतुल जी, अगला प्रश्न हम ले रहे हैं। किसी ने हैंड रेस किया है, मोबाइल नंबर लिखा है यहाँ पे, रियलमी नजरो 10 लिखा है। क्या आप सुन पा रहे हैं?
रियलमी से दो लोगों ने रियलमी से हैंड रेस किया है। आप क्या सुन पा रहे हैं? आप बोल पा रहे हैं तो प्रश्न पूछिए। सोयाबीन पीले पड़ रहे हैं, उसके लिए क्या करें? मैं मध्य प्रदेश खरगोन जिले महेश्वर तहसील मंडलेश्वर गांव से अनिल पाटीदार किसान बोल रहा हूँ। हाँ जी, पाटीदार जी, उसमें ना पीला पड़ना कई कारण से पीला पड़ जाता है। कई बार पानी खड़ा होता है, उससे भी पीला पड़ सकता है। सल्फर की डेफिशिएंसी से पीला पड़ जाता है। वैसे अगर पानी वगैरह नहीं खड़ा है तो आप मैक्रीना का 2 स्प्रे करिए, ठीक हो जाए। पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। और क्रॉप कितने दिन की है? फसल कितने दिन की है? फसल हो गई है कम से कम 22 दिन की। खरपतवार नाशक किया है कि अभी करना है आपको? खरपतवार तो था ही नहीं। खरपतवार नाशक वो वाले छिटा छिटा था कि बोने के बाद जस्ट जो वो अच्छा, दवाई छिटते हैं ना, सात के वो साथ वाला किया था, हाँ 72 हाँ घंटे हाँ वाला। तो आप मैक्रीना हाँ का हाँ। इस्तेमाल करिए, बस ठीक हो जाएगा उससे। 250 ml किसकी? प्रति एकड़ जाना है। हेलो, किसका स्प्रे करें सर? मैक्रीना का। मेक्रीना है ना? हाँ जी। पाटीदार जी, ठीक। मैक्रीना यूपीएल का प्रोडक्ट है, तो आप जब खरीदने जाएंगे तो यूपीएल मैक्रीना के नाम से मिलेगा। इसका आपको उपयोग 15 दिन के अंतराल से 2 बार करना है, करेक्ट गौरव जी? हाँ जी। ठीक। ठीक है। अगला क्वेश्चन के लिए रेज हैंड करिए, तो हम यहाँ से आपको परमिशन देंगे बात करने की। किसान भाइयों, आप सभी फसलें जो आप खरीफ में ले रहे हैं उनसे संबंधित आप प्रश्न अभी इस किसान सत्र में कर सकते हैं। तो जो भी आपके प्रश्न हैं वो अभी आंसर भी हो जाएंगे। तो आप जिस भी प्रश्न का उत्तर आप चाहते हैं उसके लिए आप रेज हैंड करिए, हम यहाँ से अनम्यूट करेंगे तो आप बात करेंगे। अच्छी प्रेजेंटेशन हो गई है, इसका मतलब सब समझ आ गया है। हाँ हाँ सर। चलिए। और हाँ खाद बताइए। खाद खाद नहीं दिया है सोयाबीन में, तो कौन सा खाद डालें? नहीं, अभी तक नहीं। अभी नीचे अभी कोई तक खाद नहीं नहीं, दिया है। कुछ भी नहीं दिया। अभी कितने दिन की सोयाबीन है? सोयाबीन हो गए 22 दिन के। अभी तो देखियो 22 दिन के। नीचे डालने में तो अभी एक ही खाद डाल सकते हो आप, सल्फर। और नीचे तो कुछ नहीं डाल सकते अभी। तो हाँ, ऊपर बाकी, स्प्रे में। हाँ, हाँ अभी हाँ। जैसे ना 2.5 से 3 किलो सल्फर डाल दो आप नीचे एकदम, एकड़ का। एकड़ का। हाँ जी। और हम्म। ऊपर से आप जब फसल आपकी हो 28 से 30 दिन की, तो मैक्रीना का पहला स्प्रे कर। मैक्रीना। पहला। और उसके ठीक। 12 से 15 दिन बाद दोबारा। दोबारा कर देंगे। क्योंकि नीचे अब आप कुछ नहीं डाल पाओगे ना, यूरिया एसएसपी वो कुछ नहीं डलेगा आप। नहीं नहीं, कुछ नहीं डाल रहे हैं। हाँ, सल्फर डाल दीजिए आप 3 किलो, 2.5 से 3 किलो। ठीक है सर। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न ले रहे हैं, इनका नाम है मनीष राणा जी से। मनीष जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मनीष हेलो। जी। हाँ मनीष जी बताइए। हेलो। जी बताइए, आपका प्रश्न बताइए, अपना नाम बताइए, अपनी जगह बताइए, गांव बताइए, प्रश्न बताइए। सर मैं एमपी देवास से बात कर रहा हूँ, मनीष गुजर नाम है मेरा। जी बताइए। सर अभी सोयाबीन में गड़ल बीटल की प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या पौधे डायरेक्टली सूख पा रहे हैं, मतलब जो छोटे पौधे हैं ना वो सूख रहे हैं। देखिए देखिए, इसका तो ये जो नियंत्रण है ना, जैसे ही अटैक शुरू हो, साथ के साथ आपको ना अर्गाइल एक दवाई आती है, 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। सर एक बार फिर से रिपीट करिए आप। अर्गाइल, ARGYLE, अर्गाइल। अर्गाइल। हाँ जी, 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। सर इसे कुछ अन्य मतलब दवाई के साथ में यूज कर सकते हैं या फिर सिंगल ही डलवाना है? कर सकते हैं, कर सकते कोई हैं, इशू है ना? नहीं है। हाँ, ठीक किसी है के ये साथ सर। भी मिक्स कर सकते हैं। ओके ओके सर। ठीक, धन्यवाद। अगला प्रश्न ले रहे हैं सत्येंद्र जी से। सत्येंद्र जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। जी सर, मैं राजस्थान से हूँ, कोटा से।
जी सत्येंद्र जी बताइए। जी सर, मैंने सोयाबीन में ना वो डाला था लगाम और आयरिस मिला के, हाँ जी। लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। जैसे कि मतलब है ना, उसमें वो सावा वगैरह रह गया है। उसमें सत्येंद्र जी क्या होता है, अभी ये खरपतवार को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है। अगर मैंने पिछले साल, मेरे खेत में 100 थे, उसमें से अगर 5 भी बच गए तो अगले साल उनका बीज आएगा, वो पांचों के बीज को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा क्या है, लगातार बारिश जब होती है तो ये जितने घास जाति के खरपतवार है जैसे सावा है, ये जल्दी निकलता है, सोयाबीन से भी ऊपर हो जाएगा। अब मुझे पता नहीं आपके खेत में क्या है, लेकिन सोयाबीन से ऊपर निकल जाता है। तो उसका इलाज क्या है, अभी आप सेंचुरियन एक दवाई आती है, 200 ml प्रति एकड़ में है, उसका इस्तेमाल करें। उससे सावा बट्टा घास सब मर जाएगा। खरपतवार को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है ये। अगर आपका 80-85% भी कंट्रोल हो जाए तो भी अच्छा नियंत्रण है। और ये घास जाति के खरपतवारों के लिए ये सबसे अच्छी दवाई है। किसी भी घास जाति के खरपतवार में इसके प्रति कोई भी सहनशीलता अभी तक कहीं पर रिपोर्ट नहीं की गई है। गौरव जी सेंचुरियन को कब तक इसका छिड़काव कर सकते हैं क्रॉप स्टेज में? 5 पत्ती तक कर सकते हो। आपकी ये एक्चुअली निजी क्रॉप के साथ रिलेशन नहीं है इसका। सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये एक्चुअली खरपतवार की जो अवस्था है उसके ऊपर निर्भर करता है। आपका संकरी पत्ती का खरपतवार 3 से लेकर के 5-6 पत्ती, मैक्स टू मैक्स 7 पत्ती की अवस्था तक भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। 200 सर ml इसकी प्रति डोज एकड़ की कितनी दर से। रहेगी? जी, डोज पूछ रहे हैं। डोज 200 ml प्रति एकड़ रहेगी। जब आप मार्केट में लेने जाओगे 200 ml के साथ 1 लीटर का सरफेक्टेंट मिलेगा। तो आपने क्या करना है, दोनों को अलग अलग बाल्टी में घोल के फिर टैंक में इकट्ठा करना है। सरफेक्टेंट जो साथ में पूरा डिब्बा मिलेगा उसको इस्तेमाल करना है, 200 ml प्रति एकड़। जी सर। सत्येंद्र जी आपको क्लैरिटी मिल गया ना, समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। किसान भाइयों अगला प्रश्न के लिए अगर आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज रेज हैंड करिए, हम एक या दो प्रश्न और लेंगे। फिर हम कृषि विज्ञान प्रतियोगिता करेंगे जिसमें कि आपको सही उत्तर बताना होगा। हम जो प्रश्न पूछेंगे, हम 2 प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद जो सबसे पहले रेज हैंड करेगा और सही जवाब देगा उनको इस प्रोडक्ट का डेमो उपलब्ध कराया जाएगा। अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम, एक और आया है। आपका नाम नहीं लिखा है, सैमसंग का मोबाइल आ रहा है किसी का। सूरज सिंह जी का नाम आ रहा है बट प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं। सूरज शर्मा। सूरज जी आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सूरज जी आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। विनोद चौहान जी ने रेज हैंड किया है। विनोद जी आप प्रश्न जी पूछिए। जी हाँ सर। आपका मैं नाम बताइए पूरा, आपका लोकेशन बताइए और प्रश्न पूछिए। मैं खरगोन एमपी से बोल रहा था। जी विनोद जी। आ रही है आवाज? जी आ रही है, क्लियर आ रही है। जी जी। खरगोन एमपी से बोल रहा था। सोयाबीन की फसल अभी 23-24 दिन की हो गई है और लगातार बारिश भी होती रही है, जिससे 2-2 4-4 दिन तक के अंतर पर होती रही, जिससे कि खेतों में खरपतवार नाशी तो मैंने डाला था, उससे पूरी फसल अच्छी हो चुकी है। जो खरपतवार थे अब वो कहीं कहीं पे, जैसा कि अभी बताया था भैया ने, कि वो सावा वाले जो बता रहे थे, वो ज्यादा पौधे बढ़ चुके हैं। उसके लिए कुछ क्या किया जा सके? विनोद जी, जैसे पहले भी प्रश्न था, जैसे जब बारिश रुक रुक के होगी ना, जब वो जमीन पे गिरेगी तो सावा दोबारा आ जाता है, घास जाति के ही अच्छा। आएंगे, जी बाकी खरपतवार नहीं आएंगे। तो उसका इलाज है, सेंचुरियन दवाई आती है,
200 हाँ, ml ये अभी प्रति एकड़ के हिसाब से भी इस्तेमाल कर जी सकते जी तो उससे हाथ से अगर निकलवाएं तो ज्यादा महंगा पड़ता है सर। हैं। हाँ, तो दिक्कत ये है। सेंचुरियन का इस्तेमाल कीजिए ना, आप हाथ से निकलवाना तो महंगा ही पड़ेगा, लेबर नहीं 20 मिलती 22 रहती है। जी जी, मिल जाएगी यहाँ पे खरगोन में। हाँ, मिल जाएगी खरगोन में। जी ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद विनोद जी। गौरव जी और विशाल जी, हम अपने अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम कृषि विज्ञान प्रतियोगिता करेंगे और 2 क्वेश्चंस लेंगे। ये 2 क्वेश्चन हमारी टीम ने बनाए हैं। अगर इसमें कुछ ऊंच नीच होती है क्वेश्चन में तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। आंसर करेक्ट आपकी तरफ से ही आएगा, जो भी किसान भाई लोग आंसर देंगे उस पे अप्रूवल और करेक्शन आपका ही होगा। तो किसान भाइयों, पहला प्रश्न हमारा है, अ, जो मध्य भारत में उर्वरक अवयवों की मात्रा पर हेक्टेयर कितनी मात्रा अनुशंसित की गई है? ये एक स्लाइड में बताया था। मध्य भारत में उर्वरकों की मात्रा सोयाबीन के लिए प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा अनुशंसित की गई है? विनोद जी ने रेज हैंड किया है। विनोद जी बताइए अगर आपके पास सही उत्तर है तो। सत्येन जी ने भी रेज हैंड किया है। सचिन जी बताइए सही उत्तर। विनोद जी और सत्येन जी, आपको दोनों का म्यूट किया है। जो पहले सही उत्तर बताएगा उनका उत्तर एक्सेप्ट किया जाएगा। दोनों से जवाब नहीं आ रहा है। अवधेश शर्मा जी बताइए। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर एनपीके की मात्रा होनी चाहिए 25, 60, 40 और सल्फर की मात्रा होनी चाहिए 20। सही उत्तर सही है है अवधेश जी। सही। अवधेश जी, आपका मोबाइल नंबर आप यहीं स्क्रीन पे बोल दीजिए तो हमारे रिकॉर्ड में रहेगा और जी हम सर। ग्राउंड टीम से कनेक्ट करेंगे। जी सर। बताइए मोबाइल नंबर। सर 903 903 990 990 13 13 11। 11। ठीक है अवधेश जी, धन्यवाद। किसान भाइयों, पहला प्रश्न का उत्तर तो सही मिल गया है। हमारा दूसरा प्रश्न अब हम पूछने जा रहे हैं। ये प्रश्न मैक्रीना से रिलेटेड है। मैक्रीना में अन्य प्रतियोगी उत्पादों की तुलना में एंटीऑक्सीडेंट कितने गुण ज्यादा होता है? मैक्रीना में अन्य प्रतियोगी उत्पादों की तुलना में एंटीऑक्सीडेंट कितने गुना ज्यादा होता है? सत्येन जी, आप अवधेश जी बता चुके हैं। मोटोरोला मोटो से किसी ने रेज हैंड किया है। आप बात कर सकते हैं। आपका नाम नहीं आ रहा है, मोटोरोला मोटो आ रहा है। मोटोरोला मोटो से कोई बोल नहीं रहा है। मैं अगला आंसर दे रहा हूँ। सर मैं सुनील चौधरी। जी सुनील जी बताइए। सर 22% ज्यादा होता है इसके अंदर। गौरव जी सही आंसर बताइए। सही है। 22 गुना होता है, चलो 22% मान लेंगे। ठीक है, 22 हाँ गुना। भाई, ठीक है 22। ठीक है। सुनील जी मोबाइल आपका नंबर फोन नंबर मोबाइल नंबर बताइए। सर 96800 96800 22280। 22280। ठीक है सुनील जी, हम आपको संपर्क करेंगे। थैंक्स सर। तो किसान भाइयों, आज का जो किसान सत्र था थोड़ा कुछ अलग करा था हमने, जिसमें हमने जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जाके हम अपनी फसलों को कैसे और अच्छी मात्रा में उनको बढ़त दे सकते हैं और उनकी उपज कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर था। और गौरव जी और विशाल शर्मा जी ने हमें अच्छा मार्गदर्शन दिया है। प्रोडक्ट के बारे में भी हमें डिटेल जानकारी मिली और क्या क्या पोषक तत्वों की जरूरतें होती हैं उनके बारे में भी अच्छा मार्गदर्शन मिला।
इसी के साथ हम आज का जो कृषक जगत किसान सत्र है अब यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। विशाल जी थैंक यू, गौरव जी थैंक यू पार्टिसिपेशन के लिए, धन्यवाद किसान को मार्गदर्शन देने के लिए। ये जो किसान सत्र है ये कृषक जगत के फेसबुक पेज पे भी लाइव रहेगा, और कृषक जगत के कमिंग जो आने वाला अंक है उसमें भी इसका कवरेज रहेगा। तो जिन किसानों ने मिस कर दिया है वो फेसबुक पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और फर्दर जो हमारे सदस्य हैं उनके लिए अगले हफ्ते की जो कृषक जगत उनके घर पे आएगा उसमें इसके बारे में एक विस्तार आर्टिकल भी रहेगा, तो वहां पे भी अन्य जानकारी आप ले सकते हैं। गौरव जी धन्यवाद, विशाल जी धन्यवाद आपके पूरे मार्गदर्शन के लिए। धन्यवाद निमेश जी और किसान भाइयों। धन्यवाद। मैं यहाँ पे इस कृषक जगत किसान सत्र को क्लोज करता हूँ। हम अगले हफ्ते फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, और उसमें भी किसानों की जो परेशानियां आती हैं उनको सॉल्व करेंगे। जी धन्यवाद।